वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। वो चाहे कितना भी ताना मार ले, वो अब आपको सक्सेस होने से नहीं रोक पाएंगे। अब एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बनेगा। अब एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान खुल के जिएगा। हर बच्चा अब पूरा मन से पढ़ेगा और हर इंसान अब खुद को एक नई ऊंचाइयों पे देखेगा ही नहीं, बल्कि उसे पाकर दिखाएगा। अब हम कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द सम वर्ड लाइक फ्रस्ट्रेशन एंड फेल्योर। अब मैं तुम्हें फेल्योर नहीं होने दूंगा। अब कोई भी तुम्हें फेल्योर नहीं कहेगा। अब इस इंडियन इतिहास में एक नया चैप्टर दर्ज होने वाला है। नाउ वी विल रिवॉल्यूशनाइजिंग द इंडियन फ्यूचर। इस देश को आपकी और आपके नॉलेज की जरूरत है और अब हम सब मिलके इस देश के उस जरूरत को पूरा करेंगे। और ये मैं अकेला नहीं, बल्कि हम सब मिलके करेंगे। और मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अब से तुम खुद को कभी भी किसी से कम नहीं आंकोगे। हेलो गाइस, दिस इज आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं सर्जरी बाय फ्यूचर डॉक्टर। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल सर्जरी बाय फ्यूचर डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं सर्जरी बाय फ्यूचर डॉक्टर में आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेकर के आया हूं, जिसके अंदर की आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारा फोकस होगा बायोलॉजी पे और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो पहले जो होगा कि हम बायोलॉजी को अच्छी तरह से नज़दीक से जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रटेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीचर्स और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमें ये कहते हैं या फिर ऐसा बताते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि हमें रटने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आज तक आपको ऐसा लगता था कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, तो शायद आप किसी गलत टीचर से पढ़ रहे थे या फिर आपका ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आज से हम लोग जिस तरह से बायोलॉजी को पढ़ेंगे, उस तरह से आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि आप अगर चाहें तो बायोलॉजी को अपने इकोसिस्टम में, अपने इन्वायरमेंट में और ख़ास करके अपने बॉडी में फील कर सकते हैं। तो आज से हम लोग बायोलॉजी को फील करेंगे और प्रैक्टिकली महसूस करेंगे। तो गाइस, चलते हैं हम अपने इस बायोलॉजी के क्लास में। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये बायोलॉजी का स्टडी होगा, ये जो क्लास होगा, इसके रूल्स क्या होंगे और क्या इसके सिस्टम्स होंगे। तो गाइस, सर्वप्रथम ऐसा है कि मैं सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर का, वो क्लास 12th का हो या फिर क्लास 11th का हो, सबसे पहले मैं आपको इसके जो बेसिक्स चीज़ हैं उसे बताऊंगा। फिर इस चीज़ को डिस्क्राइब करूंगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उस नेक्स्ट स्टेप में हम जब हमारे ये चैप्टर बिल्कुल ही पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, जब हमें लगेगा कि हम तैयार हो चुके हैं, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूँगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बोर्ड बेस्ड होंगे, जिसमें कि पूरी तरह से क्लियर हो सके, लैंग्वेज में होंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किसी तरह से उसे घुमाकर, किसी तरह से टर्न करके ये ऐसे पूछा जाए या ऐसे, आप इसको करेक्टली आंसर कर सकें। और इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे नीट बेस्ड MCQs क्वेश्चन, जिसमें कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करूँगा। फिर इसके बाद मैं डिस्कशन करूँगा ऐसे क्वेश्चन जो संभवतः पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी पूछे जाने की। तो गाइस, चलते हैं अब हम लोग अपने पहले चैप्टर की तरफ, जो कि आपको भी पता है पहले चैप्टर का नाम क्या है, जो कि हमारे क्लास 12th के बायोलॉजी में है।
तो वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। गाइस, आप लोगों में से बहुत कोई सोच रहे होगा कि पहले हम लोग को 11th पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले मेरा 12th को कवर करने के पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम देने होंगे या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम देने हैं, तो उनके लिए क्लास 12 के सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए पहले हम लोग 12th कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर 12 ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12 जो कि NCERT के बेस्ड होंगे। जिस तरह से NCERT में चैप्टर्स हैं उस तरह से हम लोग डाउनवर्ड कवर करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग फिर 11th पे आएंगे। तो ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे हम लोग पहले अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सर्वप्रथम और सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो बेसिक डिफिनीशन सभी को पता है, बट इसे हम समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या होता है और इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। और फिर इसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, जो कुछ भी हैं वो हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में जो हमारा सर्वप्रथम वर्ड जो आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में वो है रिप्रोडक्शन। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये जो रिप्रोडक्शन वर्ड है इसका डिफिनीशन क्या है और इसके बारे में आगे हम डिटेल जानेंगे। तो अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखें या फिर नॉर्मली जो हर जगह लिखा होता है उसके थ्रू जाएं तो आप यही पाएंगे या फिर यही जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो वर्ड है इसका डिफिनीशन है कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो इसको हम लोग अब आगे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो गाइस, रिप्रोडक्शन जो होता है ना, रिप्रोडक्शन जो वर्ड है ये एक ऐसा प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब समझते होंगे, प्रक्रिया यानी प्रोसेस से बना ये शब्द है, प्रोसेस से बना ये वर्ड है जिसे कि हम लोग प्रक्रिया कहते हैं। एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनीथिंग, जो ऑर्गेनिज्म है वो इस प्रक्रिया के थ्रू, रिप्रोडक्शन जो प्रक्रिया है इसके थ्रू अपने वंश के न्यू वंश को, वंश एक हिंदी वर्ड है और न्यू वंश मतलब नए को, अपने वंश के न्यू वंश को इस वर्ल्ड में या फिर इस इकोसिस्टम में लाता है और उसे जन्म देता है। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो गाइस, रिप्रोडक्शन को समझ गए आप लोग। अगर ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे बेसिक डिफिनीशंस लैंग्वेज में यही लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिफिनीशन जो कि इसमें क्लियर कट लिख रहा है कि लाइफ स्पेन के बारे में आगे भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और जानेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या होता है दोस्तों। तो लाइफ स्पेन क्या होता है, नॉर्मली लाइफ स्पेन क्या होता है, देखिए कोई भी इंसान, प्लांट्स या फिर कुछ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप इस डायग्राम में आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके क्या देखने को मिल रहा है। एक बेबी है, बेबी जो होता है किसी के भी जन्म लेने के बाद जो फर्स्ट स्टेज होता है वो ये होता है बेबी स्टेज। आफ्टर दैट ये उससे भरे हुए हैं, फिर उससे भरे हुए हैं, इससे भरे हुए हैं, इससे भरे हुए हैं, इससे भरे हुए हैं, आई मीन एडल्ट एज, ओल्ड एज, बेबी एज। ये जो उसके जन्म लेने से टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, आफ्टर दिस स्टेज डेथ, टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म लेने से लेकर के मृत्यु के वक्त, इस दोनों के बीच का जो समय हुआ उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ स्पेन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा रोज है, रोज का लाइफ स्पेन कितना होता है, 5 to 7 ईयर्स। ये सारे चीज़ NCERT में पढ़ने हैं, तो आप लोग यहाँ से नॉर्मली देख सकते हैं। राइस प्लांट के 3 to 7 मंथ्स होते हैं, बनाना ट्री के 400+ ईयर्स होते हैं,
और बनाना ट्री के 2 to 3 ईयर्स होते हैं, डॉग के 22 ईयर्स होते हैं, बटरफ्लाई के 1 to 2 वीक्स होते हैं और फ्रूट फ्लाई के 2 वीक्स होते हैं। इधर भी फर्दर सब कुछ दिया गया है। ये PDF जो है मैं अपलोड कर दूंगा नीचे, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर करके इसे आप लोग स्टडीज कर सकते हैं कि किस चीज़ के कितने होते हैं गाइज। हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें पढ़ना है वो क्या लिख रहा है यहाँ पे, नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यू नो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आई नो दैट आप सभी को पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार रिकैप कराना चाहूँगा। वो ऑर्गेनिज्म जो कि ओनली सिंगल सेल से बने होते हैं। यू नो दैट ऑर्गेनिज्म दैट मेड फॉर जो कि ओनली सिंगल सेल से बने होते हैं, उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे वही हमें बताने की कोशिश की जा रही है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आगे अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप्स पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होइएगा हमारे इस PDF में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यू नो दैट 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आपको मैं बता दूंगा, आपको इस चीज़ पे काफ़ी जोर करना है कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चीज़ पे आपको काफ़ी ध्यान देना है कि आप इसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स में भी आते हैं। तो हमें अक्सर तैयार होना है कि हमें कम से कम 8 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स तैयार रखें, बिकॉज अगर आप 1 या 2 पॉइंट्स भूल भी जाते हैं तो आपके पास 5 पॉइंट्स याद रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखना चाहिए। तो आगे हम लोग जानेंगे डिटेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सर्वप्रथम, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल, इसके भी टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या डिटेल हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे बल्कि डेफिनेटली ही जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं, अगर इसमें आप देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे बेसिकली 3 मेन टाइप्स होते हैं, फिजन, ओके, यू नो फिजन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये जो फिजन होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, अगर इसे आप लोग पढ़े हैं तो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो कि आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि जो हमारे पेरेंट सेल होते हैं वो केवल और केवल सिंगल इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग में। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, ओके। ये खास करके जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कोई स्टूडेंट ये मत समझ लीजिएगा कि ह्यूमन में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। आगे द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकली टू वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स। एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, यू नो ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू वंस, आई मीन न्यू बेबी इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट बेबी ओनली इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, नॉट इन द केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में जाएंगे तो नए पौधे, ये अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो न्यू वंस जो होते हैं, जो नया ऑफस्प्रिंग होता है,
वो आइडेंटिकली टू वन अनदर क्या होता है, एंड देयर पेरेंट्स, मतलब कि आइडेंटिकली सेम होता है। जैसा कि आप किसी प्लांट को देखेंगे तो वो दोनों आइडेंटिकली सेम होता है और साथ में ही जेनेटिकली भी सिमिलर होता है। और आपको मैं बता दूं, जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम हो उसे हम कहते हैं क्लोन। यहाँ पे एक डिफिनीशन आपको याद रखने की ज़रूरत है, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लोन की डिफिनीशन भी मिल गई है, इसे याद रख सकते हैं बिकॉज ये 1 नंबर में या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं अक्सर, और आगे आपको इसके बारे में स्टडी करना है। तो हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फिजन पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजन भी 2 टाइप्स होते हैं फिजन के, एक बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। जैसा कि आपको वर्ड से ही क्लियरली पता चल रहा होगा कि बाइनरी फिजन मीन्स इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल। ओके, और मल्टीपल फिजन मीन्स इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मेनी इंडिविजुअल। इसमें एक्चुअली होता है क्या है, सबसे पहले आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। जैसा कि कहा, आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा सर्वप्रथम कि व्हाट इज फिजन। तो द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स। यू नो, द पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होते हैं वो खुद को डिवाइड करते हैं, आई मीन सेल डिवीजन करते हैं। उसका जो सेल होता है उसका डिवीजन होता है 2 या फिर 2 से अधिक में, उसी को हम लोग फिजन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, ये अमोइबा है। अमोइबा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पेरेंट सेल है, देन ये खुद को डिवाइड किया 2 में, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 में और फिर खुद डिवाइड हो गया, यहाँ से स्प्लिट होगा। तो ये जो पेरेंट सेल है खुद को 2 भाग में डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना दिया। तो ये दोनों न्यूअन्स हो गए, ये दोनों डॉटर हुए, ये खत्म हो गया, पेरेंट सेल इज फिनिश्ड हियर एंड देयर 2 डॉटर सेल्स, ये दोनों नए हो गए। तो इसी प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। इस फिजन में एक आता है बाइनरी फिजन और एक आता है मल्टीपल फिजन। आपको इसमें इसका एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नीट में भी कभी कभी पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, जिसमें ऐसा है कि बाइनरी फिजन की एग्जाम्पल है अमोइबा और पारामेसियम, और मल्टीपल का प्लाज्मोडियम और अमोइबा। अमोइबा जो है बोथ ऑफ केसेस में पाए जाते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, इसमें दोनों को ही पाए जाते हैं, दोनों कुछ पाए जाते हैं। तो आगे हम लोग फिजन में आगे फिजन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो क्या होता है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशन अमोइबा विथड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। यू नो स्यूडो, स्यूडो जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल्स। खास करके इसका यूज बायोलॉजी में किया जाता है, फिजिक्स में भी किया जाता है। अगर आप मोशन में जाए तो स्यूडो फोर्स, यू नो स्यूडो फोर्स, फोर्स में स्यूडो फोर्स पढ़ना है वहाँ पे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे स्यूडोपोडिया। तो इसमें देख सकते हैं 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इनकिस्टेशन। ये सब डिफिनीशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे क्या, अंडर फेवरेबल कंडीशन इनकिस्ट अमोइबा अंडरगो मल्टीपल फिजन टू गिव मेनी मिनट अमोइबा और pseudopodia podiospore. The cyst wall bursts out and a spore are liberated to grow up into many amoeba. This is called expulsion. ये जो डिफिनीशंस है ये आपको ध्यान में रखना है। बाय द वे, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको बोर्ड में नहीं आएंगे। आपको जो चीज़ ज़्यादा याद रखना है उस चीज़ों पे मैं ज़्यादातर फोर्स डालता हूँ या फिर डाल रहा हूँ। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दूसरा पार्ट इसका बर्डिंग होता है। और बर्डिंग के बारे में आप देख सकते हैं, इन दिस अ बर्ड अपीयर एंड ग्रो इन द पेरेंट्स बॉडी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पेरेंट्स बॉडी में एक बर्ड होता है, अपीयर होता है, फिर ये ग्रो करता है, फिर उससे छोटा ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उससे ज़्यादा बड़ा होकर के इससे टूट जाता है और ये फिर एक न्यू हो जाता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा के केस में जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रा है, फिर क्या होता है, हाइड्रा में एक छोटा सा बर्डिंग होता है, फिर ये बर्डिंग थोड़ा बड़ा होता है, फिर आगे चल के ये बर्डिंग और भी बड़ा हो जाता है, और फाइनली क्या होता है, इससे ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद न्यू हाइड्रा बन जाता है। तो इसका ज़्यादातर मेन एग्जांपल्स हाइड्रा, स्पॉन्ज, जीएसटी सबका एग्जांपल रखना है याद,
और इसका नॉर्मली अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो फ्रेगमेंटेशन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, और नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना, ट्रू फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। फ्रेगमेंटेशन क्या प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि कोई भी, मान लीजिए एक बॉडी है, 2 आई हुए, नोज हुए, इसका एक बॉडी हुआ, या टेल हुआ और ये हेड हुआ। अगर मान लीजिए अगर हम प्लेनेरिया को 3 पार्ट में काट देते हैं, कट कर दिए, तो क्या होगा ना कि उसका जो हेड का ये हुआ हेड, ये हुआ उसका बॉडी और ये हुआ टेल। तो ये जो हेड है ना खुद को ग्रो कर लेगा, बॉडी और टेल। ये जो बॉडी है हेड ग्रो कर लेगा और टेल ग्रो कर लेगा, और जो टेल है वो बॉडी ग्रो कर लेगा और हेड ग्रो कर लेगा। इट मीन्स कि ये सेल्फ रिकवर होता है और खुद को एक नया इंडिविजुअल बनाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से है। पहले एक सिंगल देख रहे हैं क्या, इसको 3 में कट किए, फिर ये धीरे धीरे ग्रो करके 3 न्यू वंस बन गया। और हाइड्रा भी जो होता है फ्रेगमेंटेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है, बिकॉज इसमें भी जब ये कटता है देन ये खुद को ग्रो करता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या आप देख सकते हैं वेजिटेटिव, इट मींस दिस इज द वर्ड है जो कि वेजिटेबल से बना है। तो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगल्स इन द प्लांट्स। ये प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगल्स के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में इसमें हमें जानना है। वेजिटेटिव प्रोपेगल्स आर द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगल्स क्या होता है, ये एक यूनिट है हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप पोटैटो की बात करें, आप देखते होंगे घर में जो आलू होता होंगे उसमें छोटे छोटे यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ये क्या होता है, इसमें से जो होता है हमारे आलू पोटैटो से एक न्यू प्रोपेगेशन निकल रहा होता है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये ग्रो करता है, ये ग्रो करने के बाद इससे डिटैच्ड होके और न्यू पोटैटो को बनाता है। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, आइज ऑफ पोटैटो, rhizome of ginger, bubble of agave, leaf of birds and phylum, and offsets of water hyacinth। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में आप आगे डिटेल देख सकते हैं कि बर्ड्स इट मीन्स कि ये जो होते हैं ये बर्ड्स पाए जाते हैं एक्चुअली पोटैटो में। जिंजर में क्या पाए जाते हैं, जिंजर में होते हैं राइजोम्स जो कि बनानाज में होते हैं। और उसके बाद आता है एडवेंटिशियस बर्ड of Brophyllum, they arise from the notch at margin of leaves, bubble of agave, offset of water hyacinth and runner sucker tuber boblet से। इन सभी चीज़ को आप याद कर सकते हैं। याद करने का मतलब है दिमाग में बैठा सकते हैं। इन सब से क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं 1-2 नंबर के, जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन सभी चीज़ों पे हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे, जो कि बोर्ड लेवल क्वेश्चंस आगे हम आप लोग को दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर और न्यू क्वेश्चंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे जानने की हम कोशिश करेंगे अदर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें क्या आता है, जियोस्पोर, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर इन सम algae एंड प्रोटिस्टा। यू नो दैट जियोस्पर्म जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर इन सम algae एंड प्रोटिस्टाज होते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, नाक ऐसे नहीं देख सकते हैं। कोनिडिया इन पेनिसिलम, जेम्स इन स्पॉन्जेस। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक algae एंड फंगी। ड्यूरिंग एडवांस कंडीशन दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड। यू नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कॉमन मेथड होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक algae और फंगी में, जो कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन में जब नहीं हो तो ये शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब कि algae और फंगी जो है अगर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला जो कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो ये खुद को शिफ्ट कर लेगा किस चीज़ में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexually and sexually, but most of the animals show only sexually reproduction। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं वो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब आगे हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और इन चीज़ों में मैंने शॉर्ट में सब कुछ इसमें लिख दिया है। अगर इसे ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। तो
आगे हम लोग अब जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या है इसके बारे में डिटेल, उनको अब हम लोग आगे देखेंगे। ओके गाइस, तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको इस पीडीएफ में दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन विल बी अराइजेस व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो हम लोग कंपेयर करते चलेंगे असेक्सुअल के साथ, क्योंकि आपको पहले ही मैंने कहा कि जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंस होंगे, डिफरेंशिएशन बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। इस क्वेश्चन को तो आप लोग 110% कन्फर्म ही कर लें, क्योंकि ये 90% पूछने के चांस है, नॉट 90, 95%। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, असेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था इट इज अ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। इसमें मोर देन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं तो इसमें 2 गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है इंडिविजुअल या फिर डिफरेंट्स के थ्रू हो। It results in offspring that are not identically to the parents or amongst themselves. ये आइडेंटिकली सेम नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं। आगे हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ एन एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ये हमारा टाइम पीरियड जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द जुबिलिन फेज। इन हिंदी किशोर अवस्था, वो समय, वो अवधि जो कि ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते समय की जो अवस्था होती है उसे हम लोग जुबिलिन फेज कहते हैं। इन मतलब यू थिंक कि यू नो दैट पीरियड फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि सिंपली द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन द मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या दिस इज कॉल्ड द जुबिलिन फेज। इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। सेम स्टेज को प्लांट में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। और जुबिलिन फेज के बाद क्या होता है ना, जुबिलिन फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट दैट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। देख रहे हैं, एनुअल एंड बायनुअल plants show clear cut vegetative reproduction and sun scant phases. In perennial plant these phases are very difficult to identify. आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बता रहा है, सम प्लांट्स एक्सिबिट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग। बम्बू यू मीन बांस जानते होंगे आप लोग। बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बम्बू ट्री ऐसे होते हैं जो कि अपने पूरे के पूरे लाइफ टाइम में केवल और केवल 1 टाइम्स, इट मीन्स एक बार फ्लावरिंग होते हैं, यानी कि एक बार फ्लावर आते हैं। स्पेशली जो कि इसका टोटल लाइफ टाइम होता है 50 to 100 ईयर्स। आफ्टर दैट हमें जानना है एस्ट्रोबिलेंस कुंथिना, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। ये जो है ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें क्या जानेंगे, एनिमल्स जुबिलिन फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंज prior to active productive behavior. Birds living in nature lay eggs only seasonally. However, birds in capacity can be made the lay eggs throughout the year. ये सब चीज़ है जो कि हमें स्टडी कर लेना है, ये सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। आगे क्या कहता है, द फीमेल्स ऑफ placental mammals exhibit cyclic change in the ovaries, accessories, ducts and hormone during the reproductive phase. After that, the cyclical change is called oestrus cycle. In no permits cows, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. And menstrual cycle in primates, monkey, apes and humans.
आगे क्या है, बेस्ड ऑन ब्रीडिंग सीजन मैमल्स आर 2 टाइप्स। अब इसमें यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ब्रीडिंग के बेसिस पे मैमल्स जो होते हैं उसको 2 टाइप में बांटे गए हैं। एक है सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर इट मीन्स कि इन्हें सीजन से कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करते हैं, किसी भी सीजन में कर सकते हैं। द मैमल्स एग्जिबिट प्रोडक्टिव साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। फेवरेबल जैसे कि मैंने अभी कहा। और दूसरा कंटिन्यूअस ब्रीडर, दे आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेजेस। सीजन ब्रीडिंग में कौन कौन से आते हैं? सीजनल ब्रीडिंग में हमारे आते हैं डॉग्स, कैट्स, काउज एंड एक्सेट्रा। और वही कंटिन्यूअस ब्रीडर में अगर आप देखें तो रैट्स, रैबिट, ये सब आते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे ओल्ड एज। ओल्ड एज जिसको कि हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, ये देखिए क्या लिखा है साइंटिफिकली, जिसे कि आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हैं, सेनेसेंस। इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। हमारे लाइफ स्पेन का ये लास्ट फेज होता है। लाइफ स्पेन क्या होता है? बर्थ टू डेथ, और डेथ से पहले हमारा क्या आता है? ओल्ड एज। तो लास्ट फेज जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं ओल्ड एज, लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। ड्यूरिंग दिस, इस समय में क्या हमारे अंदर चेंजेस ऑकर्स होते हैं हमारे बॉडी में? स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट अल्टीमेटली लीड टू डेथ। In plants and animals, hormones cause transition between juvenile, reproductive, and senescence phase. Interaction between the hormone and environmental factor regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of the organism. अब आते इवेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेज होते हैं? देखिए, एक होता है, देखिए मेन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से जो पहले फेज होते हैं उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद जो होते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 पार्ट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, जिसको कि अभी हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए, द इवेंट्स पीरियड ऑफ द फ्यूजन गैमेट्स। प्री फर्टिलाइजेशन का जो 2 होता है वो 2 जो इंक्लूड होते हैं, होते हैं गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। तो पहले जानते हैं गैमेटोजेनेसिस। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? मेल, यहाँ पे आप देखिए गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो होता है फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन इट मीन्स की फॉर्म होता है। ये आप क्या देख रहे हैं? ये जो है ये एक स्पर्म है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स आर 2 टाइप्स, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। यहाँ पे 2 टर्म आता है, इसे जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे जानने की जरूरत है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड मीन्स, हैप्लॉइड जहाँ पे लिखा हो समझ जाएगा सिंगल सेल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं N से। और जहाँ पे डिप्लॉइड लिखा हो डबल सेल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 2N से। तो क्या कहता है? गैमेट्स आर 2 टाइप्स, हैप्लॉइड सेल्स, ओके, होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। होमोगैमेट्स को हम लोग आइसोगैमेट भी कहते हैं और कह सकते हैं। होमोगैमेट्स क्या होता है? सिमिलर गैमेट्स, दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऐसा गैमेट जिसको कि ना हम मेल में और ना ही फीमेल में कैटेगराइज कर सकते हैं, सिमिलर गैमेट, इसे हम लोग कहते हैं होमोगैमेट्स। और हेटेरोगैमेट्स, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्टिंक्ट टाइप। मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एथ्रोजॉइड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड ओवम। जिसको कि हम पहचान सकते हैं क्लियरली, उसे हम हेटेरोगैमेट कहते हैं। मेल गैमेट जिसमें उसमें कि मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं स्पर्म, इट मीन्स एंथ्रोजॉइड, और फीमेल गैमेट को हम लोग कहते हैं ओवम, यानी कि एग। आगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यू नो, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर ये चाहें तो मेल का भी काम कर सकते हैं और ये चाहे तो फीमेल का भी काम कर सकते हैं।
इसी को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो इसमें क्या जानेंगे, इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर स्टेमिनेट। हाँ, ऐसा कि आप फ्लावर में ज़्यादातर देख सकते हैं कि वो मेल गैमेट्स भी होते हैं उसमें और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। बशर्ते फ़र्क ये पड़ता है कि उस समय उसका मेल गैमेट वर्क कर रहा है या फिर फीमेल गैमेट वर्क कर रहा है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट एंड द फीमेल फ्लावर इज पिस्टलेट। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं और इससे हम लोग 11th में भी पढ़ा है। इफ़ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड मोनोसियस। ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों प्रेजेंट है, दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहते हैं मोनोसियस। और बाइसेक्सुअल एनिमल्स hermaphrodites, that is the earthworms, leech, sponges, tapeworm, etc. इसका एग्जाम्पल आपको याद कर लेने की ज़रूरत है। आगे प्री फर्टिलाइजेशन में यूनिसेक्सुअल के बारे में जानेंगे हम लोग। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट एग्जाम्पल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में। जैसा कि आप ह्यूमन बीइंग में ले सकते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, मेल में केवल मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में केवल फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट इट इज कॉल्ड डायोसियस। यहाँ पे आपने क्या देखा? मोनोसियस। इसका मतलब मोनोसियस में क्या होता है? इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर सिंगल में, दोनों अगर सिंगल में प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग मोनोसियस कहेंगे, और अगर दोनों दो में प्रेजेंट हो तो इसे हम लोग कहेंगे डायोसियस। इसका एग्जाम्पल, डायोसियस का एग्जाम्पल क्या है? पपाया एंड डेट पाम। और मोनोसियस का एग्जाम्पल क्या है? बियर्स पिस्टल्स। सॉरी, मोनोसियस का एग्जाम्पल क्या है? ये देख सकते हैं आप, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। इसे आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया होगा? मोनोसियस एंड डायोसियस। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कॉकरोच, हायर एनिमल्स, इट इज सी। और अगर हम बाइसेक्सुअल की एग्जाम्पल की बात करें तो अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज और टेपवर्म। इसमें दोनों में भी आपको डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन जब बनता है उस समय सेल जो होता है हमारा, वो सेल डिवीजन किस तरह से होता है? मेनी मोनेरियंस, फंगी, अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मैंने पहले ही बताया, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में, जैसा कि आप भी जानते हैं। मैंने क्या बोला था? जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, हैप्लॉइड को हम सिंगल एन से डोनेट करते हैं और डिप्लॉइड को हम डबल एन से डोनेट करते हैं, 2 एन से। हैप्लॉइड में सिंगल सेल होते हैं और डिप्लॉइड में डबल सेल होते हैं। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट फॉर्म होता है, उस समय सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है या फिर क्या होता है? मेनी मोनेरियंस, फंगी, अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस भी मैंने बताया। आगे क्या है? पैट्रियोटाइट्स, गैमेटोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स हैव द डिप्लॉइड पैरेंटल बॉडी। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड मेयोसिस ऑफ मेयोसिस। ये सब जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, जिसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 23N होते हैं, 46 2N होते हैं। हाउस फ्लाई में 12 2N, गैमेट्स 6 हैं। रैट में 42 21। इस टेबल को आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। मुझे लगता है अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या पढ़ना है? गैमेट ट्रांसफ़र। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है गैमेट ट्रांसफ़र। व्हाट डू मीन बाय गैमेट ट्रांसफ़र? गैमेट क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल, एक बॉडी से या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब गैमेट का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। मेल गैमेट नीड अ मीडियम टू मूव टुवर्ड द फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को एक जगह पे और एक साथ आना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी एक को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा गैमेट को। तो ये जो जाता है इसको हम लोग कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो मेल गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आप ले सकते हैं स्पर्म। मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो अपना प्लेस से जा करके फीमेल गैमेट के पास जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स वह अपने जगह पे होता है और मेल गैमेट आता है उसके पास किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। इन सम फंगी एंड अल्गी बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल।
कुछ फंगी और कुछ अलगी होता है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं। इन सिंपल प्लांट्स लाइक अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रोडाइट वाटर मीडियम, वाटर के थ्रू भी गैमेट ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको वाटर के थ्रू भी होते हैं, एयर के थ्रू भी होते हैं, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। टू कंसिडर द लॉस ऑफ द मेल गैमेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट इज प्रोड्यूस। इन सीड प्लांट, pollen grains carry male gametes and ovule carry the egg. Pollen grains are transferred to the stigma. आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स एंथर स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज इजी। क्या होता है ना, जैसे कि गैमेट ट्रांसफर में बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग जो प्लांट होते हैं, इसमें एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, इस एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, जिससे कि गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी इजी होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट जो होता है ये हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग मेल गैमेट reach the ovule and discharge the male gamete near the egg. In rhesus plant, the fertilization helps for successful transfer and coming together for gametes. आगे है फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट ट्रांसफर होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑकर्स होगा। जैसे कि मेल गैमेट से गैमेट ट्रांसफर होके आ गया फीमेल गैमेट में, और जब मेल और फीमेल गैमेट एक जगह आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो अगला प्रोसेस ऑकर्स होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। एक डिफिनीशन है जो कि 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे। व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जब मेल गैमेट जो होता है फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है तब जा करके फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। और जब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है देन जाइगोट इज फॉर्म्ड। सिंपली यू से दैट व्हेन द मेल गैमेट इज फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड देन जाइगोट इज फॉर्म्ड। इन रोडिटेरस, हनीबीज, सम लिजार्ड, बर्ड्स एंड टर्की, इट इज ए फीमेल गैमेट डेवलप्ड टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी है जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही गैमेट डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पार्थोजेनेसिस क्या होता है। तो पार्थोजेनेसिस ये होता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे फीमेल गैमेट डेवलप्ड टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जब ये ग्रो करते हैं तो इसे हम कहते हैं पार्थोजेनेसिस। यहाँ पे डायग्राम है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होते हैं, जैसा कि फ्रॉग में आप देख सकते हैं, फिशेज में देख सकते हैं, मछलियाँ में भी ऐसा ही होते हैं और मेढक में भी ऐसा ही होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सीवनेस ऑकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर, इसमें बाहर ऑकर्स होते हैं। इसमें क्या है? सच ऑर्गेनिज्म शो द सेक्शन बिटवीन द सेक्सेस इन द रिलीज टू लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग ऑफ मीडियम दे इंश्योर ग्रोथ। इसमें क्या होता है? जैसे कि मेल गैमेट्स और मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों जो होते हैं अपने गैमेट्स को एक एरिया में प्रोड्यूस करते हैं, पहले मेल करे पहले फीमेल करे, और ये दोनों जब एक दूसरे दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो दोनों जैसे कि फ्रॉग का ले ले, वाटर के किसी एरिया में किया मेल गैमेट फीमेल गैमेट, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करता है, देन जाइगोट फॉर्म होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि बाहर होते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? The offspring are extremely vulnerable and predictor threatening their survival up to other। इसमें क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो
जो दूसरे जीव होते हैं, जो दूसरे जानवर होते हैं, प्रेडेटर्स जो होते हैं वो इन्हें खा जाते हैं या फिर लाइफ एग्जिट करने में प्रॉब्लम करते हैं। ठीक ऐसा ही फिश में होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है मेल गैमेट्स, यू थिंक आप ये भी कह सकते हैं स्पर्म। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म को रिलीज किया जाता है फीमेल गैमेट्स में, और वो फीमेल गैमेट्स के अंदर जाते हैं। इट मीन्स कि फीमेल के बॉडी में, फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, और वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हेयर्स में ऑकर्स इनसाइड द बॉडी। क्या होता है? बॉडी के इनसाइड में होता है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हेन में क्या होता है? हेन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नॉन मोटाइल एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी ऑन द वन वेयर मोटाइल मेल गैमेट्स रीच एंड फ्यूजेस। आगे जाइगोट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पे, वहाँ के नेचर पे और वहाँ के इन्वायरमेंट पे। इन फंगी अलगी जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल। अगर आप फंगी और अलगी की बात करें तो ये लोग जाइगोट डेवलप होते हैं तो एक थिक वॉल जाइगोट जो होता है एक थिक वॉल डेवलप करता है। जैसे कि जाइगोट हुआ मेल और फीमेल गैमेट, तो ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप करता है। दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। इट अंडरगोट द, ये जो वॉल होता है उसे बचाता है किस चीज़ से? किसी भी प्रकार के डैमेज से। बिफोर जर्मिनेशन मीन्स उसे जब तक जर्मिनेट नहीं कर जाता, जब तक वह तैयार नहीं हो जाता है न्यू, उसमें उसका हेल्प करता है। Embryogenesis. What is embryogenesis? It is the development of embryo from zygote. जब जाइगोट तैयार हो जाता है तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो तैयार होता है, और इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है? सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। सेल डिवीजन होता है, छोटा छोटा सेल डिवीजन डिवाइड करता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म सिस्टम बना, और फिर ऑर्गेनिज्म सिस्टम से बनता है पूरा एक बॉडी। ह्यूमन बॉडी कहें, एनिमल बॉडी कहें, जो भी कहें। तो इसी प्रोसेस में एम्ब्रियोलॉजी में आपको एम्ब्रियोजेनेसिस होते हैं और सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो। Cell differentiation cause the modification of the groups of cell into the various tissues and organs to the form and organisms. Again, based on the place of zygote development, animals are two types. Animals जो होते हैं two types के होते हैं, एक ओविपेरस, एक विविपेरस। किस चीज़ के बेस्ट पे? तो जाइगोट डेवलपमेंट के। तो ओविपेरस क्या होते हैं? ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जब रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो एग प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हेन, जैसा कि आप देख सकते हैं हेन, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ओविपेरस है। पहले क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? फिर पहले एग करते हैं, फिर ये एग जो होता है, एग के अंदर न्यू वंस होता है। कुछ दिन बाद ये जो एग है वो क्रैक होता है, और जब ये एग क्रैक होता है तो इसमें से न्यू वंस निकलता है। और विविपेरस क्या होता है? विविपेरस डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है, डायरेक्ट बेबी को। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है डॉग, इसी का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स। आपने ओविपेरस देखा, विविपेरस देखा। जैसा कि आपको मैं बताऊं, विविपेरस में केयर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल्स। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, अगर आप सब में से किसी को अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आकर के हमसे पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है आदित्य गौरव MA1, और हमारा ट्विटर अकाउंट भी यही है। जैसा कि आप देख रहे हैं,
और फिर इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे जो कि इसके बाद अपलोड करेंगे इस चैप्टर के बोर्ड बेसिस क्वेश्चंस और नीट बेसिस क्वेश्चंस। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी क्या है आप देख सकते हैं, इंस्टा पे जाकर सर्च कर सकते हैं आदित्य गौरव MA1, और इसी से हमारा इंस्टा है और इसी से हमारा कबूतर वाला ट्विटर है। तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और मेरा मेन मकसद है कि बच्चे जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो फ्री में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से बायोलॉजी को समझ सके और सीख सकें। ओके गाइस, थैंक यू। मुझे पता है कि आप लोग जा कर के पढ़ेंगे, और किसी को विश्वास हो या ना हो, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, सर्जरी बाय फ्यूचर डॉक्टर। एक जुर्म है प्यारे जुल्मों को सहना भी, एक जुर्म है प्यारे जुल्मों को सहना भी। आवाज उठाओ लाजिम है लड़ना भी, बुज़दिल इंसान को जिंदा नहीं कहते, बुज़दिल इंसान को जिंदा नहीं।